हेलो गाइस, हाउ एवरीवन। हाय सर। जवाब दे दो। हाय सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गाइस। सो आई एम कार्तिक, जिनको नहीं पता। सो आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस। सो डेमो में बहुत लोग आए थे। सो जो नहीं आए थे उनको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को। सो आई एम प्रोडक्ट इंजीनियर एंड मेंटर एट कोडिंग ब्लॉक्स राइट नाउ। सो एक सेकंड रुको। सो मैंने एक्चुअल में आई वर्क ऑन जावा ओनली। सो जी सॉक विद रेड हैट, सो वो भी मैंने जावा से ही किया था। And I'm the top 20 contributor in Fabric and Maven plugin project. So open source में बहुत ज़्यादा contribute करता हूँ मैं। Textile organization के अंदर मैंने काफ़ी contribute किया है। Then I also contribute to Eclipse, JCube and एक दो projects और हैं जहाँ पे actually मैं ज़्यादा contribute करता हूँ Java के backend frameworks। और problem solving तो अपनी चलती रहती है यार। ठीक है, मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग एक्चुअल में मेरा और ग्राफ एक्चुअल में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि कुछ पैटर्न्स हैं जो मुझे समझ बहुत जल्दी आ गए थे हिट एंड ट्रायल करने से। सो अब बहुत इजी हो चुका है सब कुछ। ठीक है, सो ये मेरे बारे में था। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ यार, देखो एकदम फ्रेंडली ट्रीट करना। ठीक है, कोई डाउट हो बिल्कुल पूछना, झिझकना नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, क्लास में कोई भी डाउट स्टूपिड नहीं होता। स्टूपिड हम तब होते हैं अगर हम डाउट नहीं पूछते, रहता भी है तो ये मत करना कि कोई हंस देगा या कोई ऐसा ऑकवर्ड सा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, डाउट सबको पूछना है, जिसका भी जो डाउट है क्लास में ही खत्म करके जाना डाउट को। तो सिलेबस के बारे में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, लाइक रिकर्शन बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? रिकर्शन हम बेसिक से इसलिए पढ़ते हैं भाई क्योंकि रीजन है कि रिकर्शन इज लाइक ग्रैंडफादर और फादर ऑफ एवरी डेटा स्ट्रक्चर्स। अब कई लोग मेरे को ये कहते हैं यार डायनामिक प्रोग्रामिंग तो ना भाई राक्षस है, हमें समझ नहीं आता। ठीक है, ट्रीज हमसे नहीं होता, ग्राफ हमसे नहीं होता, तो रीजन यही है रिकर्शन स्ट्रांग नहीं होता हमारे। ठीक है, एंड बैक ट्रैकिंग। सो मतलब अब एक चीज़ ये है कि फिर उसके बाद हम बहुत एडवांस टॉपिक्स पे भी जाने वाले हैं, चाहे ग्राफ्स हो गया, चाहे डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया। मतलब अच्छे खासे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। सेगमेंट ट्रीज हो गया, फेनविक ट्रीज हो गया। तो बेसिक से शुरू करके बहुत ऊंचे लेवल पे जाने वाले हम लोग। ठीक है, एक चीज़ और मैं तुम लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि हम सारे डर आपके खत्म करेंगे जितने भी हैं। चाहे डायनामिक प्रोग्रामिंग से डर लगता हो चाहे किसी को, मैं गारंटी देता हूँ 100% की। बस फर्क इतना है कि आप लोगों को साथ में काम करना होगा, और आपने साथ में काम कर लिया तो यार डीपी बहुत अच्छे लेवल पे कर लोगे, ग्राफ अच्छे लेवल पे, जितने तुम सोच सकते हो जो मुश्किल टॉपिक तुम्हें लगते हैं वो बिल्कुल अच्छे लेवल पे कर लोगे। तो मुझे तुम लोगों से चार्ट में या बोल के प्रॉमिस चाहिए कि भाई अब तुम साथ में मेहनत करोगे, क्लासेस अटेंड करोगे सारी। ठीक है, तो करते हो क्या प्रॉमिस, फिर बताओ। यस सर। यस सर। हाँ पूरी देखो, हमें चाहिए प्लेसमेंट अच्छी। ठीक है, सब मतलब मस्त प्लेसमेंट लेके जाएंगे एकदम मस्त। ठीक है, देखो हाँ, सबका साथ सबका प्लेसमेंट, सबकी अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो हमारा गोल यही रहेगा। तो हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, लीड कोड पे तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, हर चीज़ कर रहे होंगे। तो बेसिक बात यही है कि बहुत ज़रूरी है कि तुम लोग साथ में एफर्ट्स करो, जो डाउट हो वो पूछो, इंटरेक्टिव रहो। सब लोग शर्माने की जरूरत नहीं है, मेरे से तो मत ही शर्माओ। ठीक है, कोई भी, तो बिल्कुल इंटरेक्टिव रहना है और हर चीज़ पूछनी है। ठीक है, तो हाउ इज द जोश? आई आई होप इट इज हाई। ओके, शुरू हाय करें? सर। ओके, सो बाकी सब सेट है ना, फिर शुरू कर सकते हैं। बोलो भाई, आगाज करें फिर आज के टॉपिक का। यस सर। श्योर सर। ठीक है भाई, शुरू करते हैं फिर। अब तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत बेसिक रिकर्शन से शुरू करने वाले हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिकर्शन के बारे में अभी भी कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आती होगी। तो बेसिक से इसलिए शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, बहुत एडवांस क्वेश्चन होने वाले हैं रिकर्शन पे, जितने तुमने सोचे भी नहीं होंगे आगे जाके। लाइक रिकर्शन बैक ट्रैकिंग पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं बॉस, मतलब हल्के में नहीं ले सकते इसको। और आगे जाके डायनामिक प्रोग्रामिंग का बेस यहीं से तैयार ऐसा कर दूंगा तुम्हारा। और डीपी में जो तुम लोगों को तकलीफ आती है बॉटम अप में कन्वर्ट कैसे करें आती होगी ना भाई, वो भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं होता तुम मेरे गिटहब पे जाके चेक कर सकते हो, डीपी पे एक अलग से रेपोजिटरी बना के मैंने बहुत सारे पैटर्न तोड़ रखे हैं। तो मतलब यही हम करने वाले हैं हर चीज़। ठीक है, तो करते हैं फिर आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, सो सबसे पहले तो आज हम एक जो टॉपिक देखने वाले हैं वो रिकर्शन तो है ही, और रिकर्शन को एकदम शुरू से देखने वाले हैं। उससे पहले एक पजल करना चाहोगे? बताओ यस क्या सर। क्या। यस सर। कुछ पजल वजल टाइप का कुछ करने का, लेट यस पजल। सर। ठीक है, फिर करते हैं आज, है ना।
आओ। तो मैं तुम लोगों को एक स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ, मुझे बता देना मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है नहीं, ठीक है। पजल काफ़ी मस्त है, ठीक है। तो पजल तुम्हें आई गेस काफ़ी पसंद आने वाली है, और ये पूछी गई पजल है पहली बात तो चलो अब इंटरेक्टिव रहना मस्त एकदम, ये बिंदास। देखो पजल क्या है भाई, पजल ये है कि 4 लोग थे, तो 4 पीपल और 4 पर्सन्स आर देयर, और एक है राजा, तो एक किंग है, मतलब टोटल में 5 लोग हैं, 4 पर्सन और एक किंग, ठीक है। किंग के पास ना 2 ब्लैक हैट्स हैं और किंग के पास 2 वाइट हैट्स हैं, ठीक है। अब इस किंग ने पता क्या किया, इस किंग ने ना इन लोगों को गर्दन तक जमीन में गाड़ दिया, दफना दिया, गर्दन तक, इनका मुंह और आंखें बाहर है, ठीक है। और रैंडमली सरों पे पहना दी टोपियां, तो जैसे ये वाला पर्सन है, ठीक है, इसके सर पे टोपी है, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें इसकी इमेज शेयर करता हूँ, मैं इसकी इमेज भी पढ़ी है मस्त, उससे तुम्हें ज्यादा जल्दी समझ आएगा। पजल कोई समझा अब तक वैसे, ये बताओ कुछ किसी ने करी हो ये वाली पजल? एक इमेज है मस्त सी मेरे पास इसकी, उससे तुम्हें बड़ा मस्त समझ आने वाला है। इमेज शेयर करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, अगर वो मिल जाए तो, वरना ऐसे ही समझा दूंगा। और गाइस ये सारी पजल पूछी जाती हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मस्त पजल होती है, सारी पूछी जाती हैं। मिल गई भाई, मिल गई। वेरी मच, ये इमेज यहाँ पे तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर पॉज हो गई मेरी, देखो। ये इमेज है, देखो। अब ये 4 लोग दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये 4 लोग जो हैं, ध्यान से देखो, ये लोग गर्दन तक गड़े हुए हैं जमीन में, बस इनके मुंह बाहर है। ये वाला जो बंदा है डी वाला, इसको, इसके और सी के बीच में तो दीवार ही आ गई है, ये रही दीवार, ठीक है। दीवार खड़ी कर दी राजा ने इसके बीच में। अब इन लोगों को ये नहीं पता कि इन्होंने अपने सर पे कौन सी टोपी पहन रखी है, राजा ने इनके सरों पे टोपी पहना दी। ना डी को पता कि उसने ब्लैक टोपी पहनी है यहाँ पे, ना सी को पता कि उसने व्हाइट टोपी पहनी है यहाँ पे, ना बी को पता कि उसने ब्लैक टोपी पहनी है, ना ए को पता कि उसने व्हाइट टोपी पहनी है। उन्हें नहीं पता भाई कि हमने कौन सी टोपी पहनी है। अब क्वेश्चन ये है, राजा कहता है भाई तुम्हारे पास एक चांस है, तुम में से कोई अपने सर पे जो टोपी है उसका सही आंसर दे दे, ठीक है। अगर वो सही आंसर दे गया तो साउंड लो है गाइस, साउंड लो है क्या? बताओ ठीक है सर। एक सेकंड रुको, मैं इनपुट तेज करता हूँ, रुकना एक बार। इनपुट वॉल्यूम ना मैं बढ़ा सकता हूँ, वो इनपुट वॉल्यूम काफी कम है यार। अब देखो अब आ रही होगी, अब काफी तेज आ रही होगी। अब बताओ, अब सही है? यस सर, ठीक है। हाँ तो देखो, 4 जने, 4 जनों को गर्दन तक गाड़ दिया, और राजा के पास 2 ब्लैक कैप थी, 2 व्हाइट कैप थी, उन्होंने इनके सर पे पहना भी दी। अब इनको नहीं पता कि इनके सर पे कौन सी टोपी है। राजा ने सी और डी के बीच में एक वॉल भी खड़ी कर दी। अब राजा पूछ रहा है यार तुम में से कोई भी अपने सर पे करेक्ट टोपी बता दी ना, कि तुमने कौन से कलर की टोपी, मैंने कोई भी बता दे तो मैं चारों को जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर किसी का भी आंसर गलत हो गया तो चारों के चारों मरेंगे। ये राजा ने बोला है, तो मतलब बहुत क्रूअल आदमी है यार, ठीक है। कह रहा है एक भी आंसर देगा ना कि मेरे सर पे ये वाली टोपी है और उसकी आंसर सही निकला, चारों को छोड़ूंगा, वरना चारों मरेंगे। अब ये चारों के चारों बहुत इंटेलिजेंट है, इनको पता है डू और डाई सिचुएशन है, तो आंसर वो ही देगा जो 100% करेक्ट दे सकता है आंसर। अब तुम्हें बताना है कि वो कौन सा पर्सन है। सर एक चीज पूछनी थी इसमें, ये पता है कि राजा के पास 2 वाइट मतलब हैट्स है और 2 ब्लैक है, वो उसने बता दिया? इनको ये पता है कि मतलब 2 ब्लैक और 2 व्हाइट कैप्स है राजा के पास, इनको ये चीज पता है, ठीक है। तो कौन देगा आंसर? सर ये एक ही डी साइड दे में सकते हैं। पानी है, ये भी पता है। कौन सा शशांक? क्या? एक ही साइड में पानी है, उसको ये पता है क्या? अरे पानी वानी कुछ नहीं है, मतलब छोड़ दो, ऐसा सोचो कि पानी वानी कुछ है ही नहीं, ठीक है, उसको कोई रिलेवेंसी नहीं है। सर पानी डी में दे देख के सकता है? बता सकता हूँ। डी आंसर? अच्छा तुम खुद सोचो, डी के बीच में तो दीवार आ गई, बेचारे को अपने सर पे टोपी पता नहीं है, तो क्या डी आंसर देगा? सर वैसे सर ए बी को इज बी द और सी आंसर। का पता सर चल बी जाएगा दे सकता है। कौन दे सकता है? सब बी बी और बी सी दे सकते हैं। सर ओनली बी।
ओके ओनली बी। अच्छा बी वाले कितने हैं? बी वाले काफी ज्यादा है। ए वाले भी कुछ कुछ आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जो बी वाले हैं ना वो हाथ खड़े कर दो एक बार, रेज योर हैंड्स सारे, मतलब बटन होगा हैंड रेज करने का। बी वाले कितने हैं? काफी लोग हैं, काफी लोग हैं, आ जाओ और आओ। ओके बी वाले हैं तकरीबन 28 31, काफी लोग हाथ खड़े कर रहे हैं बी पे। ठीक है तो काफी लोगों का बी आंसर है। और ए वाला, अब तुम लोग अपने हाथ नीचे कर लो और ए वाले आंसर दो। ए वाले कौन कौन है जिसको लगता है ए आंसर करेगा? अच्छा कोई ऐसा है जिसको लगता है कि डी आंसर करेगा? किसी को लगता है कि डी आंसर करेगा बेचारा? डी वाला तो कोई नहीं है ना। देखो चलो डिस्कस करते डी हैं। कम्युनिकेट कर सकता है सर आपस में, मतलब एबीसी से? हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, मुंह खोलेगा तो आंसर देने के लिए खोलेगा, वरना नहीं खोलेगा। वो यही तो कह रहा है भाई, मुंह खोलोगे सही आंसर दोगे तो बच जाओगे, वरना उन लोगों को पता है अगर मुंह खोल दिया तो हम गए किसी और चीज के लिए। ठीक है अब देखते हैं क्या होता है। देखो हमें ये चीज तो दिखाई देती है यार, ये डी वाला बंदा तो जिंदगी में आंसर नहीं कर सकता है ना, क्योंकि भाई इसके बीच में तो वॉल है, इसको तो अपने सर पे टोपी का पता ही नहीं है, ये क्या बताएगा कि मेरे सर पे ये टोपी है, इसको कुछ नहीं पता। तो डी तो हमारा ऑप्शन पहले ही कट गया, है ही नहीं। डी तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं क्योंकि दीवार आ गई। सेम हाल सी का है, जो ये सी है ये वॉल को देख रहा है बिल्कुल डी की तरह, ना इसको अपने सर पे टोपी का पता, तो सी भी हमारा यहीं का यहीं कैंसिल हो चुका। अब हमारे पास जो बचता है दैट इज ए और बी। अब ए और बी में से ही कोई आंसर देगा, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी आई गेस, है ना, कि अब तो ए और बी में से आंसर देगा। अब बात यह है कि देखो पीछे मुड़ के नहीं देख सकता शिवम, अगर तुम ये सोच के आंसर दे रहे हो ना कि पीछे मुड़ के देख रहा है, नहीं पीछे नहीं मुड़ेगा, जिस डायरेक्शन में लोग फेस करके बैठे हैं उसी डायरेक्शन में देख सकते हैं ये। ठीक है वरना तो ऐसे सी सबकी टोपी देख लेता है ना। अब देखो अब आते हैं हम ए की बात करते हैं। जो ए है हमारा, ए सिर्फ सामने देख रहा है। ठीक है ए सामने देख रहा है, ए पता है क्या देखता है? ए ये देखता है यार कि बी के सर पे ब्लैक कैप है और सी के सर पे व्हाइट कैप है। ठीक है तो अब ए को पता है कि राजा के पास एक ब्लैक और एक व्हाइट कैप रहती है। ठीक है दोबारा बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ए ये देख रहा है कि इसके सर पे, बी के सर पे ब्लैक कैप है, सी के सर पे व्हाइट कैप है, उसको डी की कैप तो दिख ही नहीं रही क्योंकि बीच में दीवार है। तो अब ए के हिसाब से वो कंफ्यूज हो गया है, वो बोल रहा है यार हो सकता है मेरे सर पे ब्लैक कैप भी हो सकती है, मेरे सर पे व्हाइट कैप भी हो सकती है। तो बेसिकली ये बात तो तुम लोग मानते होगे कि ए अपने आंसर में हमेशा 50% श्योर ही रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि ए को अभी भी डाउट है कि हो सकता है मेरे सर पे एक ब्लैक कैप हो, मेरे सर पे एक व्हाइट कैप हो। बताओ सारे फटाफट से, कम ऑन बिंदास। किसी को इस चीज, किसी को इस चीज में कोई डाउट? क्यों ऐसा? क्योंकि उसको सिर्फ एक ब्लैक और एक व्हाइट दिख रही है। अब वो कह रहा है भाई मुझे तो सिर्फ एक ब्लैक और एक व्हाइट दिखाई दे रही है यार, एक ब्लैक और एक व्हाइट तो और बची है, मुझे क्या पता उसके सर पे कौन सी है, मैं तो फंस गया। तो अब ए बोलता है यार मैं तो आंसर नहीं दे सकता। सुनना साक्षी सुनना, ए बोलता है मैं तो आंसर नहीं दे सकता। ठीक है अब एक लाइन मैंने बोली थी, वो बड़ा हिंट था साक्षी, मैंने ये चीज बोली थी कि ये चारों बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनको पता है वही बंदा आंसर देगा जो 100% श्योर होगा। अब बी आया, ठीक है अब बात आ गई बी पे। बी सोच रहा है यार ठीक है डी और सी तो आंसर दे ही नहीं सकते, बी को ये बात पता है, बी कहता है मुझे पता है डी और सी तो बेचारे आंसर दे ही नहीं सकते। ठीक है अब बी ये सोच रहा है यार ये जो ए बंदा है ये ए आंसर क्यों नहीं देता। सोच के देखो, बी ये सोच रहा है कि ये ए वाला बंदा आंसर क्यों नहीं दे रहा। सर अभी सर आपने बोला था कि सर अगर मुंह खोलेगा तो सीधे आंसर देने के लिए फोन कर, मतलब मुंह खोलेगा, तो फिर सर ये सर मना कैसे कर सकता है कि आंसर नहीं दे रहा वो? नहीं वो बोल नहीं रहा ना कब से, वो बोल नहीं रहा कब से। देखो अगर ए इतना श्योर होता तो अब तक बोल चुका होता, मानते हो बात या नहीं? सर सही है, फिर सर ये आंसर दे देगा। तो अभी अगर ए श्योर होता तो वो आंसर दे चुका होता। यही अब बी सोच रहा है कि ए आंसर दे क्यों नहीं रहा। ठीक है बी ने सोचा ए आंसर दे देता, अगर देखो बी को सी की कैप तो दिखाई दे रही है, बी को पता है कि सी ने व्हाइट कैप पहनी हुई है, बी को ये बात पता है। बी ये सोच रहा है अगर मैंने भी व्हाइट कैप पहनी होती ना तो ए चुटकियों में बता देता कि मेरे सर पे ब्लैक कैप है, हाँ या ना? बोलो बताओ। बी ये सोच रहा है देखो सी ने तो व्हाइट कैप पहनी है, बी को दिख रहा है,
बी ये सोच रहा है अगर मैंने भी व्हाइट पहनी होती ना तो ए पक्की श्योरिटी से बता देता कि मेरे सर पे ब्लैक कैप है, हाँ या ना। अब वो ये सोच रहा है, बी ये सोचता है ए आंसर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो श्योर ही नहीं है कि उसके सर पे कौन सी टोपी है। इसका मतलब उसको हमारे सर पे ऑल्टरनेट कलर की कैप्स दिखाई दे रही हैं। बी ने ये सोच लिया, बी ने ये सोच लिया कि ए को हमारे सर पे ऑल्टरनेट कलर की कैप दिखाई दे रही है। तो बी ने सोचा अगर सी को व्हाइट वाली कैप दिखाई दे रही है इसका मतलब मेरे सर पे ब्लैक कैप होगी श्योर। तो अब आंसर कौन देगा? हमारा बी वाला ही आंसर देगा यहाँ पे, श्योरिटी से, और चारों की जान बचाएगा। ठीक है, ये पजल तुम्हारी पूछी गई है अमेजोन में, अमेजोन में एसडी पोजीशन के लिए दिस पजल वाज आस्क्ड। तुम सर्च भी कर सकते हो इसको। अब कितनों को ये बिंदास समझ आ गया और किसी को कोई डाउट इस चीज में पूछ सकते हो, यहीं पे पूछ लेना। मेरे को कोई क्वेश्चन टकर जाए बताओ, समझ किस किस को आ गया लिख दो एक बार। देखो चारों इंटेलिजेंट है। हाँ शिवम तुम्हारा हैंड रेज है, कोई कुछ पूछना चाहते हो? माधुरी हमें एक ही कैप का कलर नहीं बताना है, राजा ने बोला है एक कोई बंदा अपनी कैप का सही रंग बता दे बहुत है। ठीक है, राजा ने बोला है कि अपनी कैप का कोई एक सही रंग बता दे बहुत है, मैं सबको जिंदा छोड़ दूंगा। दैट्स इट, हमें सबका कलर पता ही नहीं करना। यहाँ तो ना सी श्योर था, ना डी श्योर था, ना ही ए श्योर था, श्योर बी निकला यहाँ पे। हाँ कुछ पूछना किसी को बताओ। ये पजल काफी इंपॉर्टेंट पजल में से एक है। सो पजल्स को भी थोड़ा बहुत तुम लोग हमेशा प्रैक्टिस में ला सकते हो। द रीजन इज प्रैक्टिस करने का पजल को, क्योंकि पजल पूछ ली जाती है। तो इन केस अगर तुम पजल में मान लो अगर तुम पजल में नहीं सिलेक्ट होते तो हो सकता है तुम कोडिंग राउंड तक ना पहुंचो। कोडिंग राउंड के बाद अगर पजल पूछ ले तो टीआर जो टेक्निकल राउंड में लोग होते हैं वो पजल पूछ लेते हैं कोडिंग राउंड के बाद। तो ये पजल्स भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो हम इसको भी देख लिया करेंगे, हर चीज कवर कर लेंगे। ठीक है, सो मस्त लगी पजल सबको? एक बार लिख दो चार्ट में। यस सर। बाकी लोग यस सर। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं। और हो सके तो तुम अनम्यूट करके ज्यादा जवाब दे दिया करो ताकि मेरे को ज्यादा चार्ट ना देखनी पड़े। ठीक है, तो दे सकते हो। चलो अब आज हम करने वाले हैं रिकर्शन शुरू। मुझे पता है तुम लोग बोलोगे यार मतलब रिकर्शन का बेसिक तो आता ही है। ठीक है, रिकर्शन का बेसिक आता है, अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता उनका भी क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा भी बेस मजबूत हो जाएगा और इसके ऊपर हम अच्छे खासे क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना आज की क्लास में। आज की क्लास में थोड़े कॉन्सेप्ट्स को हम स्टैक के मेमोरी डायग्राम्स भी देखने वाले हैं सारे, बहुत जरूरी रहता है। मेमोरी के अंदर रिकर्शन कैसे काम करती है हर क्वेश्चन के लिए, वो देखना काफी जरूरी है। तो हम हर चीज देखने वाले हैं। तो आज और 2 टाइप की रिकर्शन होती है वो भी देखना जरूरी रहता है। तो इस चीज को थोड़ा आज हम पेशेंटली करेंगे। ठीक है, तो पेशेंस रखेंगे ना भाई आज के लिए सब लोग, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बहुत होने वाले हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो रखेंगे सब। ठीक है, तो रिकर्शन शुरू करते हैं। देखो रिकर्शन क्या है, अब मैं जब भी पूछता हूँ किसी से रिकर्शन क्या है, मेरे को एक रिप्लाई आता है, रिकर्शन इज फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, देखो वो रिप्लाई जो होती है थोड़ी आधी अधूरी मुझे लगती है। क्यों लगती है मुझे आधी अधूरी रिप्लाई? द रीजन इज रिकर्शन कॉलिंग इटसेल्फ फॉर स्मॉलर सब प्रॉब्लम या फिर फॉर स्मॉलर इनपुट। जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, वो कॉल क्यों कर रहा है? वो कॉल कर रहा है अपने आप को छोटे इनपुट के लिए। वो छोटे इनपुट के लिए खुद को कॉल क्यों करता है? ताकि कहीं तो जाके रुके वो, समझ रहे हो? अब जैसे मैं ये ड्रेक वाली मीम को बहुत पसंद करता हूँ रिकर्शन की। अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक फंक्शन है, मान लो ड्रेक। ठीक है, बहुत ही बड़ा फंक्शन है ड्रेक। ये रहा, ये बड़ा ड्रेक, ये जो फंक्शन तुम्हें दिख रहा है ये है बड़ा ड्रेक, है ना? इसने क्या किया, इसने करा खुद को कॉल। अब इसने खुद को कॉल किया, जरा ध्यान से देखो इसने क्या किया, इसने खुद को छोटे ड्रेक के लिए कॉल किया। ये रहा छोटा ड्रेक। फिर इस वाले ड्रेक ने फिर से खुद को कॉल किया, इस बार इसने और छोटे ड्रेक के लिए कॉल किया। फिर इसने इस बार खुद को कॉल किया, फिर इसने एक और छोटे ड्रेक को कॉल किया। हाँ यस यस हिमांशु, द इनपुट गेट स्मॉलर इन एवरी कॉल टू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम। ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ता है लेकिन छोटे इनपुट के लिए। अब इस ड्रेक ने खुद को और छोटे ड्रेक के लिए कॉल किया, इस ड्रेक ने खुद को और छोटे ड्रेक के लिए कॉल किया, इस ड्रेक ने खुद के और छोटे ड्रेक को कॉल किया। तो अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि रिकर्शन इज फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ बट फॉर स्मॉलर इनपुट और स्मॉलर सब प्रॉब्लम। बिंदास क्लियर सबको? बिंदास लिख दिया करो, बिंदास वर्ड लिख दिया करो। ठीक है, क्लियर सबको इतना? मस्त, ठीक है, ये तो सबको क्लियर है। अच्छा, अब रिकर्शन रोकनी भी होती है। रिकर्शन क्यों रोकनी होती है? देखो रिकर्शन वर्क करती है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। हमारा जो
इंटरनल स्टैक होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। जावा में दो टाइप की मेमोरी है। जावा में एक स्टैक मेमोरी है और एक हीप मेमोरी है। हीप का मतलब पहाड़ है भाई मेमोरी का, ठीक है, पूरा कलेक्शन है बहुत बड़ा, कभी ना खत्म होने वाली मेमोरी, अनलिमिटेड टाइप की मेमोरी, बहुत ज्यादा मेमोरी। बट स्टैक के साथ ऐसा नहीं होता। स्टैक होती है लिमिटेड मेमोरी, बहुत लिमिटेड, ठीक है। स्टैक मान लो, स्टैक जो है एक, हम लोग मिडिल क्लास है तो स्टैक एक मिडिल क्लास है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड मेमोरी होती है, ठीक है। तो तुमने कहावत सुनी होगी ना, उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर होती है। तो यही बात है, उतनी रिकर्सिव कॉल मारो जितनी स्टैक मेमोरी होती है। मानते हो बात तो सारे, है ना। उतनी रिकर्सिव कॉल मारो जितनी स्टैक में मेमोरी है, ठीक है ना भाई। उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर है, क्योंकि स्टैक है एक मिडिल क्लास, ठीक है। तो लिमिटेड मेमोरी होती है, तो रिकर्शन को कहीं ना कहीं रोकना बहुत जरूरी है। रिकर्शन रुकता कहाँ पे? रिकर्शन रुकता है, एक टर्म आती है बेस केस, इसको सब चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिकर्शन रुकता है जाके बेस केस पे। अब अगर तुम देखोगे, यहाँ रिकर्शन स्टार्ट हुई थी ये वाली बाउंड्री से, ये मीम की लेफ्ट वाली बाउंड्री से रिकर्शन स्टार्ट हुई थी, और जाके रुकी कहाँ पे? ये वाली बाउंड्री पे, राइट वाली बाउंड्री पे। सो ये जो राइट वाली बाउंड्री है, ये एक तरीके से इसका क्या हो गया? बेस केस हो गया, ठीक है। तो रिकर्शन रोकनी है जरूरी। अब इतनी चीज से कौन कौन कन्विंस है? ड्रेक की मीम से समझ आ गया सबको रिकर्शन क्या है, या कुछ और बाकी है? बिंदा समझ आ गया? आगे बढ़ सकते हैं, एक एग्जांपल पे जा सकते हैं। भाई सब आंसर दिया करो, पहले बता रहा हूँ, वरना आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। बैठे रहेंगे फिर। सब आंसर यार दोस्त की तरह भाई ट्रीट करो यार, क्या मस्त आंसर दो, ठीक है। अब देखो, रिकर्शन के अंदर तीन चीजें होती हैं जो हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको हम एक एग्जांपल से भी देखेंगे। पहली चीज होती है हमारा बेस केस, ठीक है। अब ये टर्म्स लिख रहा हूँ बस, तो ये मत सोचना हमें समझ नहीं आया, समझ अब एक एग्जांपल से आएगा। दूसरी टर्म होती है रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है। रिकर्सिव कॉल्स जो तुम देते हो स्मॉलर इनपुट के लिए, ये चीज याद रखना, किसके लिए देते हो? स्मॉलर इनपुट के लिए। और तीसरी चीज होती है अपना खुद का वर्क, माय वर्क। माय वर्क किसका यूज करके? ये रिकर्सिव कॉल के आंसर का यूज करके। रिकर्सिव कॉल ने जो आंसर दिया प्लस मेरा जो काम है, इन दोनों का यूज करके मैं बड़ी प्रॉब्लम के लिए आंसर निकालूंगा, बिग प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बेस केस जहां पर रिकर्शन रुकती है, ठीक है। रिकर्सिव कॉल्स जो कि स्मॉलर इनपुट के लिए दी जाती है, यानी फंक्शन खुद को कॉल करता है। तीसरी चीज क्या है? मेरा काम प्लस रिकर्सिव कॉल ने जो मुझे आंसर दिया उसको मिला के जो मैं बिग प्रॉब्लम का आंसर दूंगा वो, ठीक है। तो ये तीन चीजें होने वाली हैं। इतनी चीजें समझ आई? अब एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज का, कैसे है ये, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं एक बहुत ही, मतलब मैं वो बंदा नहीं है जो डायरेक्ट मैथ्स में घुस जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स में सबको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल मैं लूंगा एक छोटी सी, मान लो 4 का ग्रुप है, तो यहाँ पे कोई 4 बंदे वॉलंटियर कर सकते हैं तो मजा आ जाए। पुलकित है, जय है, छोटे छोटे नाम ले लेते हैं थोड़े, यश है, ठीक है, और एक मैं हूं मान लो, ठीक है। तो हम 4 दोस्त हैं, ठीक है। कार्तिक, पुलकित, जय भी है और यश भी है। ये हमारा 4 का मस्त ग्रुप है, 4 दोस्त हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं एक कलर चेंज करता हूँ। अभी एग्जांपल सुनना, ये एग्जांपल हमने कॉलेज में सब करते हैं ठीक है, बस इस कोर्स में मत करना, असाइनमेंट के रिलेटेड एग्जांपल है, यहाँ खुद से करना, ठीक है। देखो, अब टीचर ने हमें असाइनमेंट दिया। टीचर ने बोला भाई 40 पन्नों की मस्त फाइल बनानी है और फाइल पे अपना नाम लिखकर सबमिट करना है। तो कौन कौन सबसे पहले तो यहाँ पे इतने ज्यादा मेहनती हैं जो खुद से बनाते हैं? खुद से बनाते हो क्या? ठीक है। तो अब बात आई कार्तिक पे माधुरी सिंह कभी कभी, ठीक है। बात आई कार्तिक पे। अभी ग्रुप कितने साइज का है? ग्रुप है 4 साइज का, ठीक है। कार्तिक पे बात आई, कार्तिक ने बोला यार मैं तो बनाने नहीं वाला, मुझे ना पुलकित पे बहुत भरोसा है, मुझे पुलकित पे बहुत भरोसा है। मैंने बोला यार पुलकित भाई तुम एक काम करो, तुम ना फाइल बना दो और फाइल बना के मुझे दे दो, मैं तुम्हारे नाम की जगह, मेरा पता है काम क्या होगा, जो तुमने फाइल दिया ना मुझे, जो तुमने मुझे फाइल दिया पुलकित, मैं तुम्हारा नाम हटा के अपना नाम डाल दूंगा और टीचर को सबमिट कर दूंगा। तो गाइस अब फटाफट से बिंदास चार्ट में बता दो या बोल के, अब ग्रुप कितने का रह गया?
बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कार्तिक को फाइल चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? बड़ी प्रॉब्लम थी कार्तिक को फाइल चाहिए। अब ग्रुप कितने का रह गया? बिंदास बता दो एक बार सारे भाई, सबसे आंसर चाहिए याद रखना। जो लोग बोल सकते हैं वो बोल के ही बता दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ग्रुप रह गया दैट इज ऑफ साइज 3 है ना, 3 साइज का ग्रुप रह गया यहाँ पे, देख सकते हो तुम। अब पुलकित भी भाई साहब कहाँ खुद से काम करने वाला था। पुलकित ने बोला जय भाई मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम मुझे फाइल बना के दो, मेरा अपना काम ये होगा कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारा नाम चेंज करके अपना नाम डाल के आगे पास ऑन कर दूंगा कार्तिक को, ठीक है। अब ग्रुप कितने का रह गया? सारे बोलो, सारे बिंदास। अब ग्रुप रह गया 2 साइज का, ठीक है। अब ग्रुप 2 साइज का रह गया। अब जय भी खुद से काम का करने वाला था। जय ने बोला यश भाई मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम फाइल बना के दोगे, ठीक है। अब तुम्हें फाइल बना के देनी है, मेरा काम होगा तुम्हारी फाइल पे से तुम्हारा नाम हटा के अपना नाम डाल देना। अब ग्रुप कितने का रह गया? 1 का। अब क्या लगता है, क्या यश बेचारा आगे किसी को कुछ बोल सकता है? बताओ, क्या यश आगे किसी को कुछ बोल सकता है? यश को अब ये चीज समझ आ चुकी है, अगर मैंने फाइल नहीं बनाई तो हम चारों का ग्रुप फेल होगा, ठीक है। यश को पता है मेरा आगे कोई दोस्त नहीं है, मेरे यही 3 नालायक दोस्त हैं, कार्तिक, पुलकित और जय, ठीक है, और मुझे ही काम करना पड़ेगा। अब यश बोलेगा मुझे पता है, मुझे मेरा आंसर पता है, मुझे मेरा आंसर पता है कि फाइल मुझे ही बनानी है। तो ये हो गया बेस केस। यहाँ पे रिकर्शन रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि यहाँ पे यश को पता था कि फाइल मुझे ही बनानी है, 100% कंफर्म बात है, कंफर्म। तो अब यहाँ पे रिकर्शन गई रुक, और इसे कहते हैं बेस केस, ठीक है। अब यश ने क्या किया? यश ने फाइल बनाई, फाइल बना के यश ने फर्स्ट पेज पे अपना नाम लिख के दिया था यश। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, यश जय को फाइल दे रहा वापस। अब दोबारा से ग्रुप कितने का हो गया? दोबारा से 2 साइज का। ये चीज ध्यान से याद रखना, जब भी रिकर्शन में तुम वापस जाते हो, तुम्हारा जो स्टेट है वो पुरानी स्टेट पे जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को नहीं पता होता, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो रिकर्शन में यार हर कोई स्ट्रगल करता है, देखो कोई नई बात नहीं है, डरना नहीं है, मैं भी बहुत स्ट्रगल करता था, लेकिन मैं क्वेश्चन धड़ाधड़ करता था, ठीक है। अब ग्रुप 2 का हो गया। अब जय ने क्या किया? जय को आंसर मिला यश से, उसने क्या किया? यश का नाम हटा के कॉपी करके अपना नाम डाल दिया और पास कर दिया पुलकित को। अब ग्रुप वापस कितने का हो गया? देखो वापस से ग्रुप कितने हो गया? सब लोग बोलेंगे, सब लोग भाई जो दिख रहा है वही बोलो। तुम्हें रिकर्शन में कुछ नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना, ठीक है। डीपी रिकर्शन किसी में नहीं सोचना होता इतना। 3 का मिल गया। अब पुलकित ने क्या किया? पुलकित ने जय का नाम हटा के अपना नाम लिख के कार्तिक को फाइल दे दी। अब ग्रुप वापस से कितने का हो गया? 4 का, ठीक है। कार्तिक ने क्या किया? पुलकित का नाम हटा के खुद का नाम लिख के फाइल टीचर को दे दी। अब तुम्हें क्या लगता है हमने क्या किया? बेस केस जहां पे हमने रिकर्शन रोकी। क्यों? क्योंकि हमें छोटे से इनपुट के लिए आंसर पता था, इसलिए हमने रिकर्शन रोक दी। रिकर्सिव कॉल्स, रिकर्सिव कॉल्स क्या है? छोटे इनपुट के लिए रिकर्सिव कॉल मारो और रिकर्शन पे भरोसा करो कि वो तुम्हें सही आंसर देगा। भरोसा, अजम्पशन, विश्वास है तुम्हें, ठीक है। कार्तिक को भी विश्वास था कि पुलकित भाई आंसर लाके देगा, पुलकित को विश्वास था जय भाई आंसर लाके देगा। हाँ, लीप ऑफ फेथ कनिष्क, ठीक है। जय को विश्वास था यश भाई आंसर लाके देगा। अब तुम देखोगे इनपुट भी छोटा होता गया, पहले 4 का था, फिर 3 का था, फिर 2 का हुआ, फिर 1 का हुआ। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? बड़ी प्रॉब्लम थी कार्तिक को फाइल सबमिट करने की। उसने क्या किया? उसने पुलकित यानी रिकर्शन से मिला हुआ आंसर, ये वाला आंसर, कार्तिक ने अपना काम क्या किया? पुलकित की जगह खुद का नाम लिखा और उसने बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब बताओ भाई, रिकर्शन का कॉन्सेप्ट बिंदास समझ किस किस को आ गया? चार्ट में लिख दो, बोल भी सकते हो। आ गया। बिंदास समझ आ चुका है सबको? कोई डाउट इस चीज में? मतलब कोई बोले रिकर्शन समझा दो तो समझा पाओगे ढंग से? रिकर्शन क्या है? अरे यश भाई ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना? मस्त एकदम, ठीक है, बिंदास। अब चलते हैं थोड़ा मैथ्स पे, ठीक है। अब डरने की बात तो है नहीं, देखो, क्योंकि अब हमें इतना समझ आ गया तो मैथ्स भी समझ आ ही जाएगा, ठीक है। मैथ्स से ये चीज कैसे रिलेट करती है? रिकर्शन एक्चुअली में निकली मैथ्स से ही है, ठीक है। अगर तुमने सुना हो एक कॉन्सेप्ट होता है पीएमआई का,
दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सुना होगा, है ना? किस काम आता है? एक फॉर्मूला है, ठीक है? सपोज एक फॉर्मूला है सम ऑफ n नंबर्स, ठीक है? n पॉजिटिव नंबर्स का सम करना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ i, ठीक है? और i वेरी करेगा 1 से लेके n तक। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू प्लस n तक, इनका सम। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, ठीक है? अब हमें ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है LHS और ये है RHS, ठीक है? हमें पता है क्या करना है, हमें ना LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, यानी हमें किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को प्रूव करना है, वहां हम यूज करते हैं PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इतनी चीज तो सबको पता है, राइट? एक बार चार्ट में लिख दो, रिप्लाई जरूर देना भाई, जितना रिप्लाई दोगे यार मैं गारंटी देता हूँ। देखो मैंने कम से कम 600-700 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रखे हैं, मेरी बात पे तो विश्वास कर सकते हो, ठीक है? अब आगे क्या करते हैं, हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है? हम क्या करते थे, हम ना बड़े छोटे छोटे से इनपुट लेते थे। जैसे मैंने बोला यार फर्स्ट स्टेप इज छोटे छोटे इनपुट के लिए प्रूव कर देते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है। छोटे इनपुट कैसे? n की वैल्यू 0 के लिए, n की वैल्यू 0 के लिए मुझे LHS RHS इक्वल प्रूव करना है, ठीक है? तो LHS क्या हो गया? LHS हो गया i इज इक्वल टू 1, ठीक है? और n क्या? 0। यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 0 होगा, ठीक है? क्योंकि 0 भी एक नंबर ही है, राइट? क्यों? ठीक है? n भी क्या है? 0। सो बेसिकली LHS क्या है? LHS तो 0 ही आ रहा है, ये 0 प्लस होगा, ठीक है ना? LHS क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। अब RHS देख लेते हैं। अगर हमने RHS में डाला है n की जगह पे, तो 0 + 1/2 क्या देगा? ये भी 0 देगा। तो LHS RHS के इक्वल हुआ या नहीं हुआ? बोलो। इस छोटे से के लिए हमें पता है कि हमारा आंसर करेक्ट है ना? बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम क्या करने वाले हैं? कूल कार्तिक भाई, कूल, ठीक है? फिर अब हम करने वाले हैं n = 1 के लिए। तो मैंने बोला n = 1 के लिए प्रूफ करना है। n = 1 के लिए जब तुम्हें प्रूफ करना है तो अगेन i = 0 से 1i, तो ये LHS क्या देगा? 0 + 1, क्योंकि i ले रहा है यहाँ पे दो वैल्यू 0 और 1, तो LHS दे रहा है हमें 1। ये है LHS का आंसर। RHS का आंसर क्या होगा? RHS का आंसर होगा n की जगह पे 1 पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो क्या होगा? 1 + 1/2। ये भी क्या देगा? बोलो। ये भी देगा हमें 1, ठीक है? तो LHS RHS के इक्वल है यार। अब हमें ना जिसे कहते हैं 100% श्योर हूं मैं, 100% श्योर, मतलब यहाँ पे मैं एकदम श्योरिटी से कह सकता हूँ भाई, शर्त लगा सकता हूँ कि छोटे इनपुट्स के लिए मेरा फॉर्मूला करेक्ट है। मुझे पता है, ठीक है? छोटे इनपुट के लिए मेरा फॉर्मूला करेक्ट है फॉर स्मॉलर इनपुट। अब मैंने बोला यार एक k वैल्यू के लिए ना मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है? एक k वैल्यू के लिए n = k के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अज्यूम का मतलब क्या है? अज्यूम का मतलब है भरोसा, अज्यूम का मतलब है फेथ कर रहा हूँ कि मेरा फॉर्मूला करेक्ट है, ये मेरा फेथ है। तो मैं क्या लिखूंगा? LHS लिखी जाएगी i, n = 0, सॉरी i = 0 से k तक, ठीक है? i = 0 से k तक मैंने भरोसा किया, तो n की जगह क्या डालूंगा? k। मैं भरोसा कर रहा हूँ कि ये करेक्ट है, ये इक्वल है, मैं भरोसा करके चल रहा हूँ। भरोसे से कुछ रिकर्शन याद आ रही है किसी को यहाँ पे? किसी को? भरोसे वर्ड से, अजम्पशन से, अभी जो मैंने बताई, अब मैंने बताया ना, ठीक है? फेथ। तुम रिकर्सिव कॉल्स पे फेथ करते हो कि वो तुम्हें आंसर लाके देगी, ठीक है? अब थर्ड स्टेप क्या है? तुमने बोला एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं n की एक बड़ी वैल्यू, तो तुमने बोला मैं n की k + 1 वैल्यू लूंगा, इसके लिए प्रूव करूंगा, इसके लिए मैं प्रूव करूंगा। अभी रुक जाओ महात्री, देखते हैं। n = k + 1 के लिए मैं प्रूव करूंगा कि मेरा ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? मैं इसको लिखूंगा i कहां तक जाएगा? 0 से लेके k + 1 तक। अच्छा एक मुझे बात बताओ, क्या मैं सपोज मान लो मेरे को 4 नंबर का सम चाहिए होता n = 4 के लिए, i = 0 से 4, तो इसका मतलब यही होता है ना 0 + 1 + 2 + 3 + 4, हाँ या ना? पहले बताओ, इसका यही मतलब होता? यस सर। क्या मैं इतनी टर्म को 0 + 1 + 2 + 3 को, यानी इसको और इसको, ये लिख सकता था ना यहाँ पे i = 0 से 3
+4, बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. दोबारा बता रहा हूँ, देखो I है, I इज इक्वल टू 0 से 4 है, मैं कह रहा हूँ ये है 1 + 2 + 3 + 4। मैं कह रहा हूँ एक काम करते हैं, इतने को ना हम लिख देते हैं, ये क्या है, 0 भी आएगा इसमें है ना, ये क्या है, ये है 0 से लेके 3 तक का सम। तो मैंने बोला इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, I इज इक्वल टू 0 से 3, इसके अंदर 4 अलग से ऐड करता हूँ, बात तो सेम है, हाँ या ना, बोलो बिंदास बोलो। Yes, sir. अब इसको भी यही करने वाला हूँ, देखो k+1 है, मैंने बोला एक काम करते हैं, k तक के नंबर्स का समेशन ले लेते हैं और उसके अंदर साक्षी देखो मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान से सुनना साक्षी, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 0 + 1 + 2 + 3 + 4, बताओ साक्षी, समेशन का यही मतलब है, बोलो है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 0 + 1 + 2 + 3, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता I इज इक्वल टू 0 से 3 का सम, बोलो बताओ, और मैं इसके अंदर 4 ऐड कर दूं, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये कह रहा हूं मैं साक्षी, कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा मैं, बस यही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने क्या किया, k+1 की जगह हमने क्या किया, हमने बोला यार k तक का सम ले लो, समेशन, और उसके अंदर अलग से k+1 वाली टर्म को ऐड कर दो। ये इक्वेशन किसको समझ आ चुकी है वो लिख दे बिंदास, जिसको नहीं समझ आई वो अभी अनम्यूट करके, कोई डाउट है तो पूछ ले। किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, क्या हमें इस वाली टर्म का आंसर नहीं पता, बताओ, क्या हमें इस वाली टर्म का आंसर ऑलरेडी पता नहीं है, देखो जरा, हमने इसी के लिए ही तो बोला था कि मुझे विश्वास है भाई कि ये करेक्ट है, ये रहा इसका आंसर, है ना। तो मैं इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकता k+1/2 + k+1। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैंने अभी क्या किया, मैंने बड़ी प्रॉब्लम का प्रूफ करने के लिए अजम्पशन वाली छोटी प्रॉब्लम का आंसर यूज किया और उसके अंदर अपना काम किया, बताओ किया या नहीं किया। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या Yes, किया, sir. मैंने बड़ी प्रॉब्लम k+1 को सॉल्व करने के लिए छोटी सब प्रॉब्लम, जिसमें मैंने जिसपे फेथ किया था कि वो सही है अज्यूम, मैंने उसका आंसर यूज किया, प्लस ये था मेरा काम, माई वर्क, ये यूज करके मैंने बड़ी वाली प्रॉब्लम का आंसर निकाल दिया। अब क्या तुम्हें ये कुछ रिकर्शन जैसा फील नहीं होता, जहां पे ये n = 0 n = 1 क्या है, ये है बेस केस। ये बेस केस क्यों है, ये बेस केस इसलिए क्योंकि तुम श्योर हो कि इन वैल्यू के लिए मेरा फॉर्मूला करेक्ट है। ये है रिकर्सिव कॉल्स। ये रिकर्सिव कॉल्स क्यों है, क्योंकि तुम छोटे इनपुट के लिए फेथ कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, विश्वास है तुम्हें, तुम बोल रहे हो भाई मुझे अपनी जान से ज्यादा भरोसा है इस इंसान पे, ठीक है, जान से ज्यादा भरोसा है मुझे, अपनी परछाई से ज्यादा भरोसा है मेरे को इस पे। तो ये क्या है, ये है रिकर्सिव कॉल। यहाँ तुम क्या कर रहे हो, यहाँ तुम निकाल रहे हो बड़ी प्रॉब्लम का आंसर, कैसे निकाल रहे हो, रिकर्सिव कॉल के आंसर का यूज करके प्लस खुद का काम करके बड़ी प्रॉब्लम का आंसर। क्या मैंने तुम्हें यही नहीं बताया था यहाँ पे, बताओ, है ना, यही बताया था तुम्हें मैंने, एग्जैक्टली। अब क्लियर हुआ सबको, Yes, sir. रिकर्शन कहाँ से आया होगा, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन छोटा सा, इन्हीं स्टेप्स को प्रूव करते हुए, जो कि है किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना। सपोज मुझे फैक्टोरियल निकालना है और मुझे फैक्टोरियल निकालना है n का, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज मान लो मुझे फैक्टोरियल निकालना है, ओके नित्या ठीक है, लो अब चलेगा नित्या, अब कोई प्रॉब्लम, अगर इतना साइज लेके चलो तो, नित्या आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल मान लो मुझे निकालना है 4 का, तो 4 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखता हूँ, कैसे निकालता हूँ, 4 × 3
इंटू 2 इंटू 1, ये क्या आएगा 24, ठीक है। और मैं फैक्टोरियल ऑफ 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 4 है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, ये टर्म है 3 फैक्टोरियल ही तो है ये टर्म, है ना। सो बेसिकली अगर मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, हाँ या ना बोलो, यही लिख सकता हूँ मैं। अब जरा ध्यान से इस चीज को देखो, हमारी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, बड़ी प्रॉब्लम ये थी, है ना, n का फैक्टोरियल निकालना, ये थी हमारी बड़ी प्रॉब्लम। मुझे विश्वास किस पे है, मुझे विश्वास है इस टर्म पे, छोटी प्रॉब्लम पे, छोटी प्रॉब्लम पे मुझे विश्वास है कि ये मुझे करेक्ट आंसर लाके देगी। तो कुछ रिकर्शन जैसा सबको दिखने लगा यहाँ पे, मुझे पता है सबको ये आता है, लेकिन अब हम इसको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, तो कुछ रिकर्शन जैसा दिखने लगा सबको यहाँ पे, बड़ी प्रॉब्लम, Yes, sir. आंसर, Yes, sir. ठीक है। एक चीज देखते हैं, मान लो ये हूं मैं, ठीक है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मुझे चाहिए, मेरा नाम पता है क्या है, मेरा नाम है फैक्टोरियल, मेरा नाम फैक्टोरियल है, मुझे चाहिए n का फैक्टोरियल। मैंने बोला ओ n का फैक्टोरियल तो कुछ नहीं होता, n का फैक्टोरियल होता है n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। मैंने बोला यार अगर फैक्टोरियल ऑफ n-1 का आंसर मिल जाए ना, तो मेरे को तो सिर्फ n मल्टीप्लाई करना है, मौज आ जाए, मानते हो बात। तो मैंने ना अपने आप को कॉल किया, अपने आप को कॉल किया छोटे इनपुट के लिए, अब मेरा साइज हो गया छोटा, ठीक है, अपने आप को कॉल किया, मैंने बोला ओ सुन भाई, मुझे फैक्टोरियल ऑफ n-1 का आंसर चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो n की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पे n क्या है 4 है, ठीक है। 4 ने कॉल किया 3 को, ठीक है, मतलब खुद को मैं कॉल करता हूँ, लेकिन अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हो गई 3। मैंने फिर अपने आप से बोला, मैंने बोला यार अगर 3 का फैक्टोरियल चाहिए, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, मैंने बोला मौज ही आ जाए अगर मुझे 2 का फैक्टोरियल पता हो तो। मैंने फिर अपने आप को कॉल किया, लेकिन इस बार मैंने बोला मैं n की वैल्यू 2 के लिए खुद को कॉल करूंगा, n की वैल्यू 2 के लिए खुद को कॉल करूंगा। फिर मैंने खुद सोचा यार 2 का फैक्टोरियल तो क्या होता है पता है, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। मैंने बोला यार अगर मुझे 1 का फैक्टोरियल पता लग जाए तो मौज हो जाएगी मेरी तो मैंने पता क्या किया, मैंने फिर अपने आप को कॉल किया, ठीक है, लेकिन अब मैंने कॉल किया n इक्वल टू 1 के लिए। क्या मुझे n इक्वल टू 1 का आंसर नहीं पता, बताओ, क्या मुझे नहीं पता 1 फैक्टोरियल कितना होता है? मैंने अपने से पूछा, मैंने बोला यार 1 फैक्टोरियल का आंसर तो मुझे पता है यार ऑलरेडी, क्या मुझे आगे कॉल मारनी चाहिए, क्या मुझे आगे कॉल मारनी है? No. नहीं। मैंने बोला 1 फैक्टोरियल का आंसर तो 1 होता है, यस मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा। मैंने मेरे बड़े वाले वर्जन को बोला भाई सुन 1 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1, ये ले 1, ठीक है, उसको मिला आंसर, ठीक है। अब ये क्या था, ये था बेस केस, ये सबसे छोटे वाला मैं क्या हूँ, मैं हूँ बेस केस। मैंने अपना आंसर दिया, इस रिकर्सिव कॉल ने क्या किया, मिले हुए आंसर पे अपना काम किया। अपना काम क्या था, 2 से मल्टीप्लाई करना। इसने बोला आंसर मिल गया, यस, इसने बोला मेरा आंसर है 2 फैक्टोरियल का 2, ये ले, इसने बोला यस रिकर्सिव कॉल से तो मुझे आंसर मिल गया। मेरा अपना काम क्या है, 2 फैक्टोरियल को 3 से मल्टीप्लाई करना। उसने बोला यस, मेरे को मेरा आंसर मिल गया 6, उसने 6 आंसर रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसने बोला 3 फैक्टोरियल ने, ओ भाई 6 है 3 फैक्टोरियल का आंसर, ठीक है। अब फैक्टोरियल 4 पे आया, इसने बोला यार मुझे तो 3 फैक्टोरियल से आंसर मिल गया, इसने मुझे आंसर दिया 3। मुझे क्या करना है, n यानी 4 को करना है मल्टीप्लाई, 6 था ना ये, मुझे क्या करना है 6 को 4 से करना है मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, अपना काम क्या किया, रिकर्शन के आंसर में 4 को मल्टीप्लाई किया, मुझे मेरा आंसर मिल गया 24 और मैं खुश हुआ। समझ आया कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? अब तुम जरा ध्यान से देखो चीजें, बेस केस जहां पर रिकर्शन रुकती है यानी PMI का पहला स्टेप, ठीक है। रिकर्सिव कॉल्स, तुमने विश्वास किया कि फैक्टोरियल ऑफ n-1 मेरे को करेक्ट आंसर देगा, विश्वास, रिकर्सिव कॉल। तुम्हारा अपना काम क्या हुआ,
बड़ी प्रॉब्लम यानी 4 फैक्टोरियल का आंसर निकालना। वो तुमने कैसे निकाला? 4 को 3 फैक्टोरियल के आंसर से या रिकर्शन के आंसर से मल्टीप्लाई किया और आंसर रिटर्न कर दिया। तो ये था तुम्हारा पीएमआई या फिर रिकर्शन के 3 स्टेप्स। इससे तो तुम एकदम मतलब अब किस किस को समझ आ चुका है? चार्ट में लिख दो एक बार। मुझे पता है ये समझ सबको आता है, बट एक मतलब भाई विजन चेंज करनी है हमें। सबको क्लियर? बिंदास तरीके से, ठीक है। अब एक बार इसका एक छोटा सा कोड देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो गाइस कोड करेंगे वो मिल जाया करेंगे जो कोड्स हैं गिटहब की रिपोजिटरी। एक बार गाइस अपने को म्यूट कर लो, कहीं से आवाज आ रही है। तो हम निकाल रहे हैं फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल विद रिकर्शन। अब मैंने क्या किया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सबको विजिबल है गाइस मेरा एक्लिप्स? एक्लिप्स सबको विजिबल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, बड़ी प्रॉब्लम n का फैक्टोरियल, इसका नाम फैक्ट रख लेते हैं, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा इंटीजर एज इट्स आंसर, ठीक है। बेस केस क्या था? बेस केस क्या था? n इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? मैं रिटर्न कर दूंगा n यानी 1। अच्छा एक बात बताओ, n इज इक्वल टू 0, 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है? मान लो अगर n 0 पास हो गया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा कोड तो चलेगा ही नहीं, तुम्हारा कोड तो इनफिनिटली चल जाएगा। मानते हो ये बात? बोलो। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पास नहीं करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे आंसर चाहिए फैक्ट ऑफ 0 का, तो हमें यहाँ पे एक एज केस और पास कर देना चाहिए, दैट इज अगर n इज इक्वल टू 0 है या फिर n इज इक्वल टू 1 है तो क्या करते? रिटर्न 1 रिटर्न कर दे 1। सिंपल, ये हो गया मेरा बेस केस, ठीक है। अब क्या है? फेथ वाला काम, ठीक है। मेरी वॉइस का नॉइस कैंसिलेशन हो रहा है भाई? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। बाकी सबको ठीक है। अब रिकर्शन का आंसर, रिकर्शन का आंसर क्या है? छोटी सब प्रॉब्लम यानी n-1 के लिए, ठीक है। अब हिंदा सॉइस, ठीक है। अब मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर यानी बड़ा आंसर, बड़ी सब प्रॉब्लम का आंसर, दैट इज मैं करूंगा n से मल्टीप्लाई रिकर्शन के आंसर को, और मैं क्या करूंगा? मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा आंसर। अब स्टेप्स गिनवा देता हूँ। ये है बेस केस, ये है फेथ वाला स्टेप, ठीक है। और ये कौन सा स्टेप है? ये है बड़ी प्रॉब्लम का आंसर जनरेट करने वाला स्टेप। तो टोटल 3 स्टेप, ये है स्टेप 1, ठीक है, ये है स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3। तो अब सबको आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ n इक्वल टू 4 तो इसको आंसर देना चाहिए 24, ठीक है। क्लियर सबको? इतना जल्दी फटाफट, इतना क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब हम देखने वाले हैं इसका स्टैक डायग्राम। कभी किसी ने इसका स्टैक डायग्राम बनाया है फैक्टोरियल का? चार्ट में बताओ एक बार। किसी ने बनाया स्टैक डायग्राम? किसी ने नहीं? कुछ का यस आ रहा है, बाकी लोग? आज हम इसका बनाते हैं स्टैक डायग्राम, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 के लिए मैं स्टैक डायग्राम बनाऊंगा, वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। रिकर्शन काम करती है स्टैक में। रिकर्शन स्टैक में क्यों काम करती है, इसका भी एक रीजन है। रिकर्शन डिपेंड करती है फंक्शन पे, और गाइस जो फंक्शन होता है ना वो हमारा स्टैक में आता है, हीप में नहीं जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, जावा में जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारा स्टैक पे आता है। मेन अपने में एक फंक्शन है, जो सबसे पहला फंक्शन स्टैक में आता है ना वो मेन फंक्शन होता है, याद रखना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे बनेगा स्टैक, ठीक है। कोड को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसका बनाने वाले हैं स्टैक डायग्राम। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, एक स्टैक बना लेता हूँ। सो यही होता है स्टैक,
अच्छा, अब तुम लोग मुझे बताओ सबसे पहला फंक्शन स्टैक पे कौन सा आएगा? मैं बता चुका हूँ वैसे, मेन वाला मेन मेन आया। स्टैक पे सबसे पहले मेन वाले की एंट्री हुई, ठीक है। मेन वाला कॉल कर रहा है फैक्टोरियल 4 को। मेन वाले ने बोला यार फैक्टोरियल 4 वाले फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। अब जब इसने फैक्टोरियल 4 वाले फंक्शन को कॉल किया ना, तो पता है कंट्रोल कहाँ जाएगा? कंट्रोल आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा कंट्रोल। और अब क्या होगा ना, फैक्टोरियल 4 वाला फंक्शन भी स्टैक पे चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फैक्टोरियल की भी एंट्री होगी जहां पे n की वैल्यू पता है क्या है? 4 है, ठीक है। अब ये क्या चेक करेगा, क्या ये बेस केस हिट कर रहा है, हाँ या ना? क्या नो n सर, की वैल्यू 0 है? क्या n की वैल्यू 1 है? क्या है n की वैल्यू 0 है? नॉट येट। नहीं, तो बेस केस हिट नहीं कर रहा। सब आंसर देंगे, क्या बेस केस हिट हो रहा है अभी तक? नो सर, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बेस केस हिट नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, रिकर्शन कॉल होगी n-1 के लिए, यानी 4-1 यानी 3 के लिए रिकर्शन कॉल होगी। अब फंक्शन फिर से खुद को कॉल कर रहा है, तो फिर से फंक्शन स्टैक पे चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n = 3 के लिए फंक्शन चढ़ा स्टैक पे। अब मुझे ये बताओ, n की वैल्यू अब 3 है, क्या अभी भी बेस केस हिट हो रहा है? क्या हुआ बेस केस हिट? अभी भी बेस केस हिट नहीं हुआ। नो। अब क्या होगा, ये कॉल करेगा इस वाली लाइन पर रिकर्शन के आंसर को, यानी फैक्टोरियल ऑफ n-1, यानी 3-1 कितना होता है? अब कॉल करेगा ये फैक्ट ऑफ 2 को, यानी फिर से स्टैक पे फंक्शन चढ़ जाएगा। सो फैक्ट इस बार n की वैल्यू है 2। क्या n की वैल्यू 2 के लिए बेस केस हिट हो रहा है? बताओ, नहीं हो रहा। अभी भी बेस केस हिट नहीं हो रहा है n की वैल्यू 2 के लिए, ठीक है। अब अगली लाइन क्या है? अगली लाइन है फिर से रिकर्सिव कॉल। n की वैल्यू 1 के लिए फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, फैक्ट n = 1। अब बताओ n = 1 के लिए क्या मेरा बेस केस कॉल हो रहा है? बताओ यस सर, सब लोग, Yes, sir. बताना एक बार, कॉल हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है। क्या मुझे रिकर्शन आगे मारने की जरूरत है? यहाँ पे नो सर, ध्यान से देखो, No, sir. रिटर्न स्टेटमेंट आ गई। इसने बोला यार आगे रिकर्शन नहीं मारते, मुझे मेरा आंसर पता है। इसने रिटर्न किया 1। जैसे ही तुम्हारे स्टैक से कोई चीज रिटर्न होती है, तुम्हारे स्टैक से वो एंट्री हो जाती है खत्म। याद रखना, n = 1 वाली एंट्री हो गई खत्म, तभी तुम्हारी स्टैक की मेमोरी फिल नहीं होती। अब तुम वापस आए फैक्ट n = 2 पर, वापस आ गए फैक्ट n = 2 पर। अब मुझे एक बात बताओ, तुम फैक्ट n = 1 पे कहां से पहुंचे थे? इस स्टेटमेंट से पहुंचे थे, यस और नो? तुम्हें बेसिकली रिकर्शन का आंसर मिल गया ना अपना। तुम्हारा रेक आंसर में क्या स्टोर हो गया? तुम्हारे रेक आंसर में 1 स्टोर हुआ। ये रहा तुम्हारा रेक आंसर, हाँ या ना? बताओ, राइट? रिटर्न हुआ था ना, रिटर्न हुआ था, रेक आंसर में 1 स्टोर हो गया तुम्हारा। रिकर्शन का आंसर क्या है? 1 आया। अच्छा, अब जैसे ही तुम स्टैक नीचे गिराते हो, रिकर्सिव कॉल से जो नीचे वाली स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। क्या इस रिकर्शन वाली कॉल से नीचे वाली स्टेटमेंट है कुछ? क्या इसके नीचे कुछ लिखा है अभी भी? बताओ, कोड चेक करो, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? n को मल्टीप्लाई कर दो रिकर्शन के आंसर से, वो होगा मेरा आंसर। रिकर्शन का आंसर हुआ 1, मैंने बोला मेरा आंसर क्या होगा? ma। n यानी n क्या है यहाँ पे अभी? 2 है। 2 को रिकर्शन के आंसर यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया 2। और क्या कर दो? मेरे आंसर को रिटर्न कर दो। तो इसने क्या रिटर्न किया? इसने 2 रिटर्न किया, और स्टैक से ये वाली एंट्री भी क्या हो गई? उड़ गई। इतना सबको बिंदास क्लियर है तो चार्ट में लिख दो एक बार, कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक सब लोग बिल्कुल वही जो मैं तुम्हें डायग्राम समझाता है एग्जैक्ट वही हो रहा है। सारे लिख दो यार एक बार। इतना क्लियर है? इतना पॉइंट सबको क्लियर है या किसी को इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ। यहाँ पे अब तुम ध्यान से देखो, मैं आ गया हूँ n = 3 पर, ठीक है। n = 3 पर आने के बाद मेरे रिकर्शन वाले आंसर में अभी 2 स्टोर्ड है। क्या रिकर्सिव कॉल के नीचे और कोई स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए? हाँ है, मेरा आंसर बनाने वाली स्टेटमेंट है। तो मैंने क्या किया? मैंने n को रिकर्शन के आंसर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है गाइस?
n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या निकला, 3 इंटू रिकर्शन का आंसर यानी 2, तो 3 2 जा 6। मैंने क्या किया, मेरा आंसर कर दिया रिटर्न, दैट इज 6, ठीक है। अब मैं वापस आ गया यहाँ पे और यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 6। मेरे कॉल स्टैक से ये भी अब उड़ गया। अब n की वैल्यू कितनी है, अब n की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा n इंटू रिकर्शन का आंसर, n की वैल्यू है 4, रिकर्शन का आंसर है 6, तो 4 इंटू 6 क्या हुआ 24। मैंने क्या किया, मेरा आंसर कर दिया रिटर्न। तो अब क्या हुआ, फैक्ट भी स्टैक से उड़ चुका है और मेन को आंसर रिटर्न हो गया 24, और मेन ने क्या किया 24 प्रिंट कर दिया। अब सब लोगों को भाई बताना है कि क्या ये स्टैक डायग्राम बिंदास क्लियर है। फटाफट पहला क्वेश्चन ये है मेरा सबसे, सब बताओ। यस सर। बहुत जरूरी है गाइस, Yes, सबको sir. आंसर देना है। देखो 20-25 बंदे Yes, आंसर sir. मत दो, सब प्लेसमेंट लगानी है सबकी, मस्त, सबको मस्त सीखना है इस बार। बाकी लोग एकदम फ्रेंडली भाई, जो डाउट हो पूछो मस्त, यहाँ कोई डाउट नहीं रखना है, घर पे कोई डाउट नहीं लेके जाना है, सब यहीं पूछ जाना है। क्लास का डाउट क्लास में एकदम खत्म। बाकी लोग जिनसे रिप्लाई नहीं आता, सोना मत भाई, सो मत जाना, रिप्लाई दो सारे भाई, बिंदास, एक बिंदास ही लिखना है तुम्हें। यहाँ तो फिर तुम ये बोल दो भाई कि नहीं आ रहा तो पूछ लो, अनम्यूट करो पूछो, ठीक है। अब मुझे तुम लोग एक ये बात बताओ, यहाँ पे हमें आंसर कब मिल रहा है, स्टैक गिरते वक्त या स्टैक बनते वक्त, यानी स्टैक बनते वक्त या स्टैक पॉप होते वक्त, आंसर कब मिल रहा है, पॉप। गिरते वक्त यानी पॉप होते वक्त। ये है फर्स्ट टाइप ऑफ रिकर्शन, जब तुम अपना आंसर बना रहे हो, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम का आंसर जब तुम बनाते हो स्टैक गिरते वक्त यानी स्टैक पॉप होते वक्त, ये है एक टाइप ऑफ रिकर्शन। अब पता है क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इंटरव्यूज में कई बार इंटरव्यूअर ना ये काम करते हैं, इस पूरे कोड को मैं कमेंट करता हूँ, रुको, ऐसा करते हैं कुछ, ये मैं खुद भी करता हूँ क्योंकि जब किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, ठीक है। अब काम कैसे हो रहा है, स्टैक गिरते वक्त या स्टैक चढ़ते वक्त, अब काम कैसे हो रहा है, स्टैक गिरते वक्त या स्टैक चढ़ते वक्त। चढ़ते वक्त। अच्छा गाइस, एक काम करते हैं, दूसरे वाले उस पर जाना है ना, ठीक है। तो मैं मीटिंग एंड करके दूसरे से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि वहाँ ज्वाइन करो, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं अभी, ठीक है।